नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। किसी शायर ने कहा है कि ख्यालों से खेलता है बचपन, बचपन के दिन चारों ओर है मुश्किल में दिन ब दिन हालात। विधानसभा में जब गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने 3 साल में फेंके गए 575 नवजात बच्चों के साथ 264 लावारिस भ्रूण को लेकर तस्वीर साफ की तो इंसानियत से दूर होते इंसान का घिनौना चेहरा आपके और हमारे सामने नजर आने लगा। सवाल उन 186 लावारिस बच्चों का भी है जो इन 3 साल के दरमियान हमें मिले। इस दौरान आंकड़ों के खेल की बात करें तो दूसरी ओर तस्वीर एक राजधानी जयपुर में भी नजर आई, जहां पर बच्चों को स्कूल ले जाने वाला ऑटो ड्राइवर ही छेड़छाड़ में शामिल मिला। इन हालात के बाद जाहिर है कि बचपन की मुश्किलात हमारे सामने है। ऐसे हालात को सुलझाने के रास्तों पर आज बात होगी। बात करेंगे सुझावों पर। खास मेहमानों के बीच जारी है बातचीत का दौर बिग फाइट लाइन में। बिग फाइट लाइव में आज की इशू पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया की प्रदेश अध्यक्ष मंजुला पारिक, बाल संबल संस्था के संयोजक पंचशील जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण साझा अभियान के सचिव विजय गोयल साहब हमारे साथ हैं, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता सरोज कुमारी जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद हैं। सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए एक रिपोर्ट जिस हालात का जिक्र हमने आपसे किया वो टटोलने की कोशिश करते हैं। बुधवार को विधानसभा के एक सवाल के जवाब में आए आंकड़ों में प्रदेश का अमानवीय चेहरा उभर कर सामने आया है। निर्मल कुमावत के सवाल के जवाब में गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने सदन में यह जानकारी दी कि प्रदेश में पिछले 3 साल में फेंके गए 575 नवजात बच्चे, 264 भ्रूण और 186 लावारिस नवजात मिले हैं। निर्मल कुमावत ने सरकारी कर्मचारियों के 2 से ज्यादा बच्चे होने पर प्रमोशन रुकने के प्रावधान का सवाल उठाते हुए इसे बदलने की मांग रखी। कुमावत ने सुझाव भी दिया कि सरकारी कर्मचारियों के 2 बेटियां होने पर उसे एक ही संतान माना जाए, इससे बच्चियों की भ्रूण हत्या रुकेगी। इस पर कटारिया ने कहा कि दूसरी शादी के बाद तीसरा बच्चा होने पर प्रमोशन में रोक का प्रावधान हटा दिया, लेकिन बाकी मामलों में तीसरी संतान होने पर 5 साल तक प्रमोशन रोकने का प्रावधान यथावत है। इस प्रावधान को बदलने के लिए चर्चा चल रही है। साथ ही कटारिया ने कहा कि प्रदेश में 2011 की जनगणना में लिंगानुपात 888 थी। वहीं पीसीपीएनडीटी एक्ट की कड़ाई से पालना और सोनोग्राफी मशीनों की ट्रैकिंग के अभियान से कन्या भ्रूण हत्याएं रुकी हैं, जिसके चलते प्रदेश में 2015 में लिंगानुपात बढ़कर 929 हो गया है। वाकई प्रदेश की ये तस्वीरें चौंकाने वाली है। करीब रोजाना प्रदेश के किसी न किसी हिस्से में भ्रूण हत्या, लावारिस नवजात और बच्चों के साथ दुष्कर्म की खबरें देखने को मिलती है। गृह मंत्री जहां विधानसभा में लाचार बचपन के आंकड़े गिना रहे थे, तो वहीं राजधानी के शिप्रापथ मानसरोवर में एक ऑटो चालक के मासूम बच्चों से छेड़छाड़ करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसके बाद बच्चियों के परिजनों ने ऑटो चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक स्कूल ले जाते वक्त ऑटो चालक बच्चियों से छेड़छाड़ करता था। जब बच्चे घर से लेकर शिक्षा के मंदिर तक भी सुरक्षित नहीं है, तो आप समझ सकते होंगे प्रदेश का बचपन किस दौर से गुजर रहा होगा। गृह मंत्री पीसीपीएनडीटी एक्ट की कड़ाई से पालना और सोनोग्राफी मशीनों की ट्रैकिंग के अभियान से कन्या भ्रूण हत्याएं रुकी है। बात करते हैं तो भ्रूण परीक्षण को लागू करने के पक्ष में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी सुझाव देती हैं। बचपन को बचाने के लिए प्रयास तो नए किए गए और बाल आयोग कमीशन भी बनाए गए, लेकिन सरकारें बचपन पर मंडराता खतरे को कम नहीं कर पाई। सवाल सिर्फ सरकारों का ही नहीं बल्कि माता पिता के रुख का भी है। जहां आए दिन लावारिस हालत में मिलने वाले नवजात बच्चों को सड़कों या झाड़ियों में संदिग्ध हालत में देखा जाता है। ऐसे में विकसित समाज की मानसिकता पर भी सवाल खड़े होते हैं।
तो ऐसे में क्या माना जाए कि क्या कमजोर सरकारी नीतियों के चलते बचपन असुरक्षित है? क्या बाल आयोग और कमीशन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते? क्या माता पिता की निगरानी के अभाव में बच्चों से अत्याचार बढ़े हैं? और क्या समाज में लड़कियों को ज्यादा खतरा है? और इसी के साथ आज की बहस में हमारा सवाल, क्या कमजोर सरकारी नीतियों के कारण बचपन असुरक्षित है? आपकी राय का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम के आखिर में आपकी राय से मुखातिब होंगे। firstindianews.com हमारा वेब पेज है। इसके साथ साथ फेसबुक के जरिए या फिर ट्विटर के जरिए आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले सरोज जी, मैं आपसे मुखातिब होते हुए ये सवाल जानना चाहूंगा, जो तस्वीर हमने दिखाई उस पर राजस्थान की सूरत हाल को लेकर आपकी क्या राय है? राजस्थान में आजकल बच्चों में बहुत है ना अपराध बढ़ रहे हैं, क्योंकि है ना एक तो ना शिक्षा की कमी है, दूसरा उन पे है ना प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गरीबी और लाचारी एक मानसिकता उनकी है ना, जो समाज इस तरह का विकृत मानसिकता है लोगों की, जो हर कोई नहीं करता है ऐसे कर्म। जो संपन्न परिवार हैं, शिक्षित हैं, उन परिवारों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और ठीक है, ये तो उन लोगों की बात हुई जो अपराध से, लेकिन उसका क्या? एक ऑटो चालक जिस तरह से एक बच्चों के ग्रुप के साथ पेश आ रहा था, राजधानी क्या हाल है? मैंने बताया ना अभी, शिक्षा की कमी, ये मानसिकता, विकृत मानसिकता की वजह से ऐसा होता है। क्योंकि और ऐसे लोगों को क्या मौका मिलता है सरकारी नीतियां कमजोर होने के कारण? मेरा मानना यह है कि ऐसे लोगों को कड़ा से कड़ा सजा देनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, जिससे है ना वो आगे इस तरह के घिनौने अपराध करने से पहले 50 बार क्या 1000 बार सोचें। विजय गोयल साहब, आप क्या कहेंगे? आप बच्चों के साथ रहते हैं, आप इस बात को समझते हैं, ऐसे बच्चों से भी आप मिलते हैं। दो सूरत दिखाई, एक विधानसभा की और दूसरी जयपुर के एक इलाके की। अश्विनी, मैं पहले आपके दूसरे वाले पॉइंट के ऊपर बात करता हूं, क्योंकि इसके ऊपर हम लगातार सरकार के साथ, पेरेंट्स के साथ, स्कूलों के साथ इसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ही बात कर रहे हैं। उसके गठन के बाद से जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने एक ऑर्डर सारे स्कूलों को निकाला। CBSE का एक पूरा ऑर्डर है कि आपके स्कूल में जो भी ऑटो है, जो भी गाड़ियां आपके यहाँ हैं, वो सारी गाड़ियां पंजीकृत होंगी, उनके पूरे आइडेंटिटी कार्ड, सारी चीज़ें होंगी। वो आज की तारीख में कौन फॉलोअप कर रहा है, इसका कोई किसी को पता नहीं, चाहे ट्रैफिक को ले लें, चाहे किसी को भी ले लें जी। ये जो सारी घटनाएं हो रही हैं, मैं इसमें 60% दोष बच्चों के पेरेंट्स को मानता हूँ दोष, और उसके पीछे बहुत साफ सुथरा कारण है। साफ सुथरा कारण ये है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो संवाद होना चाहिए, वो संवाद बिल्कुल खत्म हो चुका है। माँ बाप बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, स्कूल से भेज करके घर आके बच्चा काम कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, दूसरी चीजें कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है। बच्चा माँ बाप के साथ बातचीत नहीं कर रहा, माँ बाप उससे नहीं पूछे कि आज तू स्कूल में क्या करके आया, आज ऑटो में क्या हुआ। इस तरह की जो बातचीत बच्चों माताओं के बीच में, माँ बाप के बीच में होनी, वो बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही। ये जो सारी की जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं के पीछे एक विकृतता जो पैदा की जा रही है ना, चाहे वो टीवी के माध्यम से, चाहे दूसरे पुस्तकों के माध्यम से। हम दोष की बात करूंगा मैं, उससे पहले विधानसभा की सूरत हाल है, उनको लेके पंचशील जैन साहब, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि गुलाबचंद कटारिया ने हालात को पेश किया। आपको लगता है कि गृह मंत्री होने के नाते उनको हालात से ज्यादा हालात सुधार पर बात करनी चाहिए थी? सही है। देखिए, कहते हैं बच्चे देश का भविष्य हैं, और जैसे बच्चे होंगे वैसा ही हमारा देश बनेगा। अगर हम उस चीज़ को देखें तो हमारा देश का भविष्य बहुत धुंधला नज़र आ रहा है। सरकार का बच्चों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। कितने आज केवल जयपुर में सरकार की नाक के नीचे 50,000 बच्चे चाइल्ड लेबर हैं। उनको पकड़ते हैं, वो अपने घर तक गांव चले जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। कोई दंड नहीं है। जिनको पकड़ते हैं उनको कोई जेल होती है तो वो छूट जाते हैं। किसी न किसी का कहीं ना कहीं कोई बड़ा व्यक्ति रहता है जो उनको बचाता है। मेरा मानना है जहाँ पे भी अपराध हो रहा है, निश्चित रूप से उनको कोई पीछे से उनको बचाव करने वाला है, और उसी की हिम्मत से ये लोग अपराध कर पाते हैं। अगर सरकार कड़ी हो, कड़ा से कड़ा दंड दे, उनको जेल में डाले, तो ये अपराध रोक सकते हैं। लेकिन अगर अपराध को ही बचाने वाले अगर लोग मिल जाएंगे
तो कैसे अपराध रुकेंगे? आपके मुताबिक सिस्टम के जरिए ही ऐसे अपराधियों को संरक्षण मिलता है? निश्चित रूप से जिसने अपराध किया है, इसमें मैं केवल सरकार का भी मैं बोलना चाहता हूं, और साथ साथ में देखिए जो धर्म के लोग हैं, किसी धर्म का व्यक्ति पकड़ा जाता है, धर्म के लोग आगे आ जाते हैं उसको बचाने के लिए। किसी जाति का पकड़ा जाता है, उस जाति के लोग अपराधी को बचाने के लिए आ जाते हैं। किसी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ होता है, गलत काम करता है, उसको प्रोफेशन के लोग गलत व्यक्तियों को बचाने वाले देश में आज इतने लोग हैं, इसीलिए अपराध बढ़ रहे हैं। अगर सब लोग सोच लें कि हम गलत व्यक्ति का साथ नहीं देंगे तो ये अपराध रोक सकते हैं। जी मंजुला जी, अब आप बता दीजिए कि ऐसे सूरत हाल के लिए जिम्मेदार कौन है? आज जो स्थितियां हैं वो पैदा कैसे हुई और उनको पैदा करने वाला है कौन? सर, उनको फायदा करने वाला तो मैं सीधे रूप से परिवार के सदस्यों को मानती हूँ, क्योंकि परिवार के सदस्य जब तक अपने बच्चों के साथ में तालमेल बना के नहीं चलेंगे, बच्चों के जो भी कोई कमी है या फिर कोई मतलब गलत बात हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो उनको पूछेंगे नहीं तो उससे उनको निवारण नहीं होगा। और अगर ये पूछते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं तो ये बच्चे लोग इसी तरह से गर्त के अंदर जाते जाएंगे। और सरकार की तरफ से ये है कि सरकार को केवल है ना खाली किताबी है ना, केवल पेपर के ऊपर है ना जो लिख देते हैं वो हो जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। वो सरकारी केवल है ना वो अपने कानून बना लेते हैं, इसको है ना क्रियान्वित करने में उनको कोशिश करनी चाहिए। और ऐसे जो लोग होते हैं उन लोगों को दंड देने की प्रक्रिया है उसको जल्दी से जल्दी करनी चाहिए, जिससे कि है ना सब आदमियों में भय व्याप्त हो कि भी है ना इस तरह के काम हमको नहीं करने चाहिए। तमाम तरह के संगठन बने हुए हैं, सरकारी संस्थाएं बनी हुई है, उनके बावजूद अगर इस तरह के प्रवृत्ति के अपराध बढ़ रहे हैं तो कोई तो दोषी होगा सिस्टम में भी। सर, सिस्टम में दोषी तो केवल मैं बता रही हूँ ना, सिस्टम में दोषी परिवार के सदस्य होते हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं है, उनके पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है कि बच्चों के बारे में पूछे कि बच्चों को क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम को सुनने के लिए उनके पास में कोई समय नहीं है। केवल वो अपने पैसा कमाने में लगे हुए हैं, बच्चों को ट्यूशन के लिए भेज देते हैं, उसके बाद में सुबह स्कूल चले जाएंगे, शाम को फिर बच्चे घर पे आके ट्यूशन पढ़ लेंगे, रात में सो जाएंगे। बच्चों के लिए उनके चलिए ये ओवरऑल बात हुई, लेकिन मैं तमाम उन मुद्दों पर फिर से गौर करना चाहूंगा। ब्रेक का कॉल है, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जयपुर के शिप्रापत इलाके में अगर एक ऑटो चालक ने कुछ स्कूली बच्चों को डरा धमका कर उनकी शोषण की कोशिश की तो फिर इसके पीछे किसे जिम्मेदार समझा जाए? स्कूल को, परिजनों को, या फिर उस मेंटेलिटी के, उस दिमागी विचार वाले लोगों को जो ऐसे लोगों को शह देते हैं? और इस घटना को आगे दोहराए जाने से कैसे रोका जा सकता है? सिलसिलेवार बात होगी। अगले ब्रेक के बाद हम बात करेंगे विधानसभा के आंकड़ों पर, कन्या भ्रूण हत्या के आंकड़ों पर, हम बात करेंगे लावारिस मिले बच्चों पर। आप देखते रहिए, बिग फाइट जारी है। बचपन निश्चित रूप से असुरक्षित है, लेकिन उसमें कमजोर सरकारी नीतियों के अलावा अभिभावकों की भी गलती है। अभिभावक जितने जागरूक होने चाहिए अपने अधिकारों के प्रति उतने जागरूक है नहीं। बचपन को लेकर सरकार की कोई भी नीति स्पष्ट नहीं है। अगर देखा जाए तो बाल अपराध इतना बढ़ता चला जा रहा है कि उस पर कोई अंकुश नहीं है। इसके पीछे काफ़ी हद तक सरकार और माता पिता और सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको कहीं ना कहीं दोषी माना जा सकता है। कि बच्चियां अगर और महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति अगर जागरूक और सचेत हो जाएंगी तो वो और ज़्यादा ताकतवर बन के उभर सकती हैं।